नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी के भीतर टिकट को लेकर मचा घमासान। ऐश्वर्या रावत के दिल्ली में डेरा जमाने की खबरें तो कुलदीप रावत पर कांग्रेस ने डाले डोरे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नेताओं से लिए गए सुझाव, आपसी गिले शिकवे दूर कर जीत के लिए तैयार कांग्रेस पार्टी। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव को मिला सेवा विस्तार। धामी सरकार ने बढ़ाया 2 साल का कार्यकाल। कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा सेवा विस्तार के नियम का दुरुपयोग कर रही सरकार। और उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर हो रहा बवाल। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज के छात्रों ने किया हंगामा। चुनाव की तारीख का ऐलान होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई नेता अपनी अपनी दावेदारी को लेकर पार्टी पर दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं कई बगावत के लिए भी तैयार है। वहीं इन सब के बीच दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत और दत्तक बेटे के बीच भी दावेदारी को लेकर जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। यूं कहिए कि एक अनार 100 बीमार, क्योंकि एक सीट के लिए दावेदारों की लिस्ट बड़ी ही लंबी है और हाईकमान को सिर्फ उस लिस्ट में से एक नाम चुनना है, जो किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में पार्टी के भीतर बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। इतना ही नहीं, दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उनकी बेटी और बीजेपी नेता ऐश्वर्या रावत और शैला रानी रावत के दत्तक बेटे जयदीप भरतवाल के बीच जंग छिड़ गई है। दोनों ही नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दावेदारी करने का आधार भी मेरे कार्यकर्ता है और आगे भी कोई डिसीजन जो भी मैं लूँगी वो मेरा खुद का डिसीजन है, वो मेरे कार्यकर्ताओं का डिसीजन है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही मैं हूँ। तो जो भी वो भगवान न करे कोई ऐसा नौबत आए। आपको जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, तो चीज़ें भी सकारात्मक हो जाती हैं। तो मैंने तो भारतीय जनता पार्टी परिवार में यही बात रखी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी परिवार को यह लगता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति को टिकट दिया ही जाना है, तो राजनीतिक अनुभव को देखते हुए, केदारनाथ विधानसभा में शैला जी जैसे भारी भरकम नेतृत्व को देखते हुए, उनकी विरासत को संभालने के लिए सक्षम नेतृत्व को देखते हुए, हम भी एक भावनात्मक रिश्ते के नाते भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार हैं। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशा नोटियाल ने भी दावेदारी पेश की है और उनकी दावेदारी को सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल अजय कोठियाल और कुलदीप रावत, जो 2 बार निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, ये दोनों नेता भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और दोनों ही नेताओं की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी टिकट वहां पर प्रत्याशी के रूप में उतारेगी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप इस बात की दावेदारी की बात कर रहे हो, जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होता है तब तक सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी दावेदारी के अधिकार रखते हैं और दावेदारी करनी भी चाहिए। लेकिन हमारे प्रत्याशी घोषित होते ही सभी पदाधिकारी सभी कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए उसको जिताने के लिए लगेंगे। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा के भीतर जिस तरीके से दावेदार पार्टी पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, उससे पार्टी के भीतर भी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में देखना ये होगा कि पार्टी किस दावेदार पर दाव आजमाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। केदारनाथ विधानसभा सीट पर टिकट की दावेदारी के बीच बीजेपी नेता कुलदीप रावत ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने भी उनसे टिकट के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ रहने का भरोसा जताया है। टिकट की दावेदारी को लेकर क्या कुछ कहना है कुलदीप रावत का, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल ने। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के भीतर टिकट को लेकर जो है वो घमासान मचा हुआ है और कई दावेदार जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। और एक दावेदार जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, कुलदीप रावत। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय तौर पर और दोनों बार जो है वो दूसरे नंबर पर रहे।
कुलदीप भाई, क्या कुछ आपको लगता है, दावेदारी आपकी किस तरीके से आप लग रहा है कि वास्तव में पार्टी इस बार कोई भरोसा कर सकती है आप पर? नहीं, पार्टी को भरोसा करना चाहिए क्योंकि एक अच्छा वोट बैंक मेरे पास है और 2 बार जो है लगभग 10 साल तक ये लोग मुझसे जुड़े रहे हैं, आज भी मेरे साथ खड़े हैं और आज भी मेरे सारे कार्यकर्ता इस आस में बैठे हुए हैं कि मुझे टिकट मिले तो हम जो है पार्टी के लिए सीट निकाल सकते हैं। अब बहुत अच्छे मार्जिन से सीट निकाल सकते हैं, इसलिए जो है पार्टी को मुझे पे विश्वास करना चाहिए। क्या आपको लगता है, क्योंकि ऐश्वर्या रावत ने तो नामांकन पत्र भी खरीद लिया, नाम का ऐलान अभी हुआ नहीं है, जो आशा नौटियाल है वो पूरी तरीके से जो है वो मीडिया से बचती हुई नज़र आ रही हैं या बयानबाजी करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। एक जयवीर जो हैं वो भी आज खुलकर दावेदारी कर रहे हैं कि वो दत्तक पुत्र जो है वो शैला रानी रावत के। इन तमाम दावेदारों के बीच अपनी दावेदारी को किस तरीके से आंक? देखो, अच्छा है, हर किसी को प्रयास करना चाहिए। तो संगठन का निर्णय होना है, पार्टी का निर्णय होना है, टिकट किसको देना है, तो समीक्षा होगी किसने क्षेत्र में कितना सक्रिय रहा है, किस बात जनाधार है, उसी आधार पर टिकट मिलना है। प्रयास तो सबको करना ही चाहिए, इसलिए लोग जो है पार्टी ज्वाइन करते हैं कि हर कोई अपने फ्यूचर के लिए चिंतित रहता है और हर कोई इसमें प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम हमारी भी दावेदारी है और ये कहीं हद तक जो है सभी लोग समझते हैं पार्टी में कि हम ये सीट निकालने में सक्षम हैं। कुलदीप रावत एक ऐसा नाम केदारनाथ में है जिसका नाम लेते ही सब लोग या सभी राजनीतिक दल ये कहते हैं कि अगर किसी में दम है, क्योंकि निर्दलीय तौर पर जब आप चुनाव लड़े तो आपने कईयों के खेल बिगाड़े भी और दूसरे नंबर पर रहना लगातार पहाड़ में, वो भी पहाड़ जैसी विधानसभा सीट पर। क्या आपको लगता है कि वास्तव में जो है वो रुझान चाहे कांग्रेस और भाजपा के पक्ष में 2 चुनाव का रहा हो, लेकिन कुलदीप रावत के पक्ष में भले ही जनाधार पूरी तरीके से न आया हो, लेकिन दूसरे नंबर पर रहना किस तरीके के संकेत आते हैं? मेरा वोट जो था वो मेरे काम का वोट था, वो कोई किसी पार्टी का वोट नहीं था वो, क्योंकि मेरे खुद के प्रयास थे। मैंने जो क्षेत्रों में काम किया है, लोगों की मदद की है, वही वोट मुझसे जुड़ा है। वो वोट बहुत मजबूती से आज भी मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि मैं क्षेत्र में अगर प्रतिनिधित्व करता हूं तो बहुत कुछ नया कर पाऊंगा। रोज़गार के हित में हो गया, युवाओं के हित में जो रोज़गार की बात होगी है, और भी कई चीज़ें हैं, तो क्षेत्र का पूर्ण विकास के लिए लोग मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं करूँगा इसका। एक सवाल ये कि मैनेजमेंट भी भाजपा ने शुरू कर दिया है। महेंद्र भट्ट जी के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री से मिलने आप पहुंचे थे, क्या कुछ बातचीत हुई? क्या दावेदारी को लेकर आपकी क्या आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया? अभी जो इस पर इतनी समीक्षा चल रही है तो इसमें कोई भी खुल के बात नहीं करेगा, लेकिन यही कहा गया कि भाई आपका नाम पैनल में है और आपके नाम पे विचार किया जा रहा है, सबके नाम पे विचार हो रहा है, लास्ट में जो है निर्णय संगठन होगा, वही सर्वमान्य होगा। क्या आपको लगता है अगर यदि पार्टी टिकट नहीं देती है, फिर आपका स्टेप आगे क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि आपने तो 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, आपके लिए तो कोई नई बात है नहीं। तब क्या रहेगा यदि अगर पार्टी टिकट नहीं देती? इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं अभी कि आगे क्या है, वैसा ऐसा होगा नहीं। उम्मीद है मुझे कि पार्टी टिकट देगी और इस बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। ये निर्णय मैंने पहले भी कहा है कई चैनलों पे, ये निर्णय फिर मेरा नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं को होगा। जो भी निर्णय लेंगे अच्छा ही लेंगे। क्या लगता है नामांकन पत्र जिस तरीके से ऐश्वर्या रावत ने खरीद लिया है, एक मनोवैज्ञानिक जो है वो दबाव भी पार्टी के ऊपर डालने का काम उन्होंने कर दिया है। यदि अगर टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय मैदान में होंगे। और आपको क्या लगता है, आपने कोई नामांकन पत्र अभी खरीद रहा है या खरीदने की सोच रहे हैं? खरीदा नहीं अभी, लेकिन खरीदना चाहिए क्योंकि कल तो छुट्टी है और अब समय बहुत कम रह गया है। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पूरी करनी पड़ती हैं। तो क्या क्या शर्तें हैं नामांकन की, वो सारा करना पड़े, इसलिए ज़रूरी है नामांकन पत्र लेना। वो दबाव की कोई प्रक्रिया नहीं होती ऐसे, क्योंकि 3 दिन तो बचे हैं कुल। अब अभी नहीं खरीदेंगे, कब खरीदेंगे? आपने खरीद लिया नामांकन पत्र? मैंने अभी लिया नहीं है, तो शायद अभी मेरे को शायद कार्यकर्ता कोई लेगा आज, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं अभी 3 दिन 4 दिन से इंतजार में हूँ, तो ना ही इस बारे में मेरे को अभी बात हुई है। तो नामांकन पत्र खरीदना कम से कम आज और कल में कोई दबाव की राजनीति नहीं होती है, क्योंकि हर किसी को कल अगर मेरा होता है, हर कोई उम्मीद में बैठा हुआ है, हर सभी को आश्वासन दिया भाई आपका चर्चा चल रही है, आपके नाम पे समीक्षा चल रही है, अगर आप योग्य माने जाते हैं सीट निकालने का आपको टिकट दिया जाएगा। सभी को कहा गया ये चीज़, तो इसलिए जो है उम्मीद पर सबने नामांकन पत्र खरीदा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यदि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस से भी जो है वो संपर्क में है आप लोग, क्योंकि अगर कांग्रेस आपको उम्मीदवार बनाती है, कुछ इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही हैं। क्या कोई संपर्क हुआ है? क्योंकि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और ये डिसीजन तो मेरा नहीं है अभी। हो सकता है मेरे कार्यकर्ताओं से वो संपर्क तो हुआ है, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल मना कर दिया था, भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि पार्टी इस टाइम मुझ पर विश्वास करेगी और ये जिम्मेदारी केदारनाथ सीट निकालने की मुझे देगी।
किसके द्वारा संपर्क किया गया था कांग्रेस से आपको कि आप कांग्रेस में आइए, टिकट मिलेगा? तो ये पॉलिटिकल वो है, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बड़े ही नेताओं से संपर्क होता। तो मैंने उसे उस टाइम में कहा था भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं इस ढंग से जो है मेरी विचारधारा कोई इस ढंग से है, ना ही मेरा जो जीवन जीने का सिद्धांत है, ना ही वो मेरे को गवाही देता कि ऐसा करने के लिए कि मैं धोखा नहीं देता किसी को नहीं। तो एक सवाल ये है कि माना जा रहा है कि लगभग मनोज रावत जो है वो फाइनल हैं कांग्रेस की तरफ से, नाम का ऐलान होना बाकी है। यदि अगर बीजेपी से कोई भी चुनाव लड़ता है और मनोज रावत अगर यदि कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, फिर आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ समीकरण आप देखते हैं, क्योंकि आप तो भली भांति इस विधानसभा को जानते हैं? पार्टी का जो आदेश वो करेंगे, हम जितना प्रयास होगा हम कैंडिडेट जिताने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन मनोज रावत की दावेदारी, मनोज रावत जी की दावेदारी से हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो कांग्रेस में, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के सिपाही हैं, हम तो बीजेपी के लिए काम करेंगे। अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ टिकट किसको मिले। अब जिस रास्ता हमने जाना नहीं उसका बारे में सोचना क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कुलदीप रावत हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस की तरफ से भी उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई थी और नामांकन पत्र जहां तक खरीदने की बात है तो नामांकन पत्र उनके कार्यकर्ता भी शायद आज या कल में उनके लिए खरीद लेंगे, लेकिन देखना ही होगा, क्योंकि कल तक ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी कि कौन बीजेपी का प्रत्याशी केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में रहने वाला है। लेकिन अब देखना ही होगा कि तमाम दावेदारों के बीच किसके नाम पर पार्टी अंतिम मुहर उम्मीदवार के रूप में लगाती है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस के सहप्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि बैठक में मौजूद सभी नेताओं से सुझाव लेने के बाद ही केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ केदारनाथ उपचुनाव लड़ने जा रही है। आज प्रदेश की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी। उस बैठक में किस तरह से हमने बाई इलेक्शन में जाना है केदारनाथ की, उसकी रणनीति के ऊपर चर्चा हुई और जो अर्बन बॉडीज़ की इलेक्शन है उसकी रणनीति के ऊपर भी चर्चा हुई। देखिए, आज ये इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। इसमें निकाय चुनाव को लेकर हमारी क्या रणनीति रहेंगी, किस तरीके से हम निकाय चुनाव में आगे जाएंगे, उसको लेकर भी चर्चा हुई। कोऑपरेटिव के चुनाव को लेकर किस तरीके से हमको जाना है, क्योंकि पिछले बार देखने में आया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे उसकी कोई फिक्स संख्या नहीं थी। जहां बीजेपी को लगा कि उनको 3 बना के फ़ायदा है तो वहां 3 नॉमिनेट कर दिए, जहां 2 बना के फ़ायदा है तो 2 नॉमिनेट कर दिए। पहले से एक फिक्स रहता था कि भाई एक कोऑपरेटिव में 1 या 2 कोई फिक्स एक संख्या थी जितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता था। बीजेपी ने उस विषय को छेड़कर ख़राब किया है, तो उसमें हमने किस तरीके से आगे बढ़ना उस पर चर्चा हुई। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही धामी सरकार ने उनको एक बार फिर से 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव को मिला सेवा विस्तार। धामी सरकार ने बढ़ाया 2 साल का कार्यकाल। कांग्रेस ने उठाए सवाल, विवादित अधिकारी को फिर से क्यों सौंपी कमान। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक बार फिर से सुर्खियों में है और उसकी वजह है यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव। दरअसल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल यादव का कार्यकाल 31 अक्टूबर को पूरा होना था, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनको 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दूसरे अधिकारियों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव कई विवादों में घिरे रहे, उन पर कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। बावजूद इसके उन्हें सेवा विस्तार क्यों दिया गया? हालांकि बीजेपी के कुछ नेता अपनी ही सरकार के इस फैसले के पक्ष में नहीं हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि दूसरे अधिकारियों को भी मौका मिलना चाहिए। देखिए, मैं सिद्धांत इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जाए, एक सेवानिवृत्ति की एक उम्र है, उसके बाद सेवानिवृत्ति होनी चाहिए और बाकी लोगों को मौके मिलने चाहिए। तो सिद्धांत मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। मैं नगर निगम में भी रहा था, लेकिन कभी मैंने एक्सटेंशन की सिफारिश नहीं की और मैं उसके पक्ष में कभी भी नहीं रहा। वहीं इस मामले पर विपक्ष भला कैसे सत्ता पक्ष को घेरने से पीछे हट सकता है? कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने सरकार पर सीधे भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सेवा विस्तार से जूनियर अधिकारियों का मनोबल टूटता है।
निश्चित रूप से सरकार पूरी सरकारी एक्सटेंशन में चल रही है। आप देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी से लेकर पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, यूपीसीएल है, पिटकुल है, आपका यूजेबीएनएल है, आपका तकनीकी शिक्षा परिषद है, ये सब तो एक्सटेंशन में चल रहा है। महत्वपूर्ण विभाग जितने हैं सारे के सारे एक्सटेंशन में चल रहे हैं और पूरी सरकारी एक्सटेंशन में चल रही है। और निश्चित रूप से एक्सटेंशन मिलने से जो जूनियर अधिकारी होते हैं उनके मनोबल उनका टूटता है। वहीं यूपीसीएल के एमडी पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ समेत कई लोगों ने करोड़ों के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कुछ दिन पहले ही अनिल यादव पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। जब जांच समिति ने ये लिख दिया था कि विभाग विजिलेंस से इनकी जांच करवाएं या उच्च स्तरीय कमेटी गठित करें, परंतु विभाग ने ना तो उन पर जांच करवाई और जांच ना करवाने के बाद उनको आगे पदोन्नत करते गए और उन्हें आगे भेजते गए। आज स्थिति यह है कि अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जिन अधिकारियों ने अखंड भ्रष्टाचार विभागों में किया है, और उसके बाद जब चीजें निकल कर आई तो उनके नाम पर देखी जा रही है कि उनके नाम और उनके परिवार के नाम 100 से 150 करोड़ 200 करोड़ के बीच संपत्ति का जो ब्यौरा हम लोग दे रहे हैं कि इतनी संपत्ति अर्जित की गई है, तो वो पैसा कहां से आ रहा है। उत्तराखंड में अधिकारियों पर सेवा विस्तार की मेहरबानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से घिरे यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव को सेवा विस्तार दिया जाना सरकारी तंत्र की लाचारगी जैसा लगता है। हैरानी ये है कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता में बैठे बीजेपी के विधायक भी इस सेवा विस्तार को गलत ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार के सामने सेवा विस्तार देना मजबूरी थी या फिर किसी खास की मेहरबानी रंग लाई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने भी राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने यूपीसीएल के एमडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, उन्हीं अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर फिर से बैठाया जा रहा है। भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार सेवा विस्तार के नियम का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, सेवा विस्तार नियमावली जो बनी है, एक तो जो ये एक्सटेंशन है वो सेवा नियमावली विस्तार के खिलाफ है, उसकी नियमावली से बाहर है। दूसरी बात, सेवा विस्तार जो भी अधिकार निहित है सरकार को, इसलिए है कि कोई योग्य अधिकारी हो जिससे प्रदेश का फायदा हो रहा हो तो उसको सेवा विस्तार दिया जाता है 6 महीने का। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जाना साफ साफ है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं और वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और उत्तराखंड की जनता इस बात को भली भांति समझ रही है। वहीं कांग्रेस नेता और केदारनाथ से पूर्व विधायक रह चुके मनोज रावत ने धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भू कानून के नाम पर धामी सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। भू कानून के नाम पर सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रावधान नहीं किए गए हैं। अभी हाल में मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधानसभा केदारनाथ के अगस्तमुनि में जाकर के चुनौती दी थी कि मैं कठोर भू कानून ला रहा हूं, तो हमें मुख्यमंत्री जी के प्रश्नों का जवाब देना था कि मुख्यमंत्री जी, आप भू कानून कठोर नहीं ला रहे हैं, आप चोरों को लूटने की छूट दे रहे हैं और जो पाप त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने किया था, आपने उससे बड़ा महापाप किया है। त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने तो जमीनी दी थी, आपने तो ये अनुमति दे दी कि आप लूट करके ले आओ और आपके विरुद्ध मुकदमा भी कायम नहीं होगा। देखिए, वहीं उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच देहरादून स्थित डीएवी पीजी कॉलेज के छात्रों ने भी घंटाघर पहुंचकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि जब तक छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। लेकिन धन सिंह रावत जी, हम आपके जो ये निर्णय है, जो आपने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया है, इस निर्णय से हम झुकने वाले नहीं हैं। आज हम घंटाघर जाम करने वाले हैं। घंटाघर में आपका पुतला कान खोल के सुन लीजिए आप धन सिंह रावत जी, घंटाघर पे आपका पुतला फूकने वाले हैं और ये आंदोलन आज हमें तीसरा दिन इस आंदोलन को करते हुए हो गया है। कोई भी अधिकारी हमारी सुध-बुध लेने नहीं आ रहा है, कोई भी अधिकारी हमारी देखने नहीं आ रहा है कि आखिर मामला क्या है, छात्रों में इतना आक्रोश क्यों है। ये मामला मीडिया के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ
ये आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता जाएगा। और यदि किसी भी, जितने भी यहाँ पे छात्र छात्राएं बैठे हैं, यदि किसी भी छात्र छात्रा को थोड़ी सी भी आँच आई तो उसके संपूर्ण जिम्मेदार धन सिंह रावत जी आप स्वयं होंगे। वहीं नरेंद्र नगर स्थित धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने भी छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर छात्र संघ चुनाव का जल्द ऐलान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन होगा। प्रशासन से ये सवाल है कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे? इतना टाइम हो गया, आप हमें तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। आपने पहले हमें 25 तारीख दी थी कि 25 तारीख तक हम फैसला दे देंगे, फिर क्यों नहीं इतने टाइम से छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं? और अब जाके जब 25 तारीख आ गई है और आप ऐसा कर रहे हैं कि आपने छात्र संघ चुनाव जो है रद्द कर दिए। इतने टाइम से हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे रोहित भंडारी हैं, इतने टाइम से अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, इतने टाइम से छात्र संघ के लिए तैयार कर रहे हैं, अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। करीबन 2 महीना हो चुका है इन्हें, ना ठीक से खा पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रसिद्ध कालूसिद्ध मंदिर को शिफ्ट करने के लिए आम जनता की सहमति मिल गई है। प्रशासन की माने तो कालूसिद्ध मंदिर को बगल में ही शिफ्ट किया जाएगा और सड़क चौड़ीकरण के साथ ही फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी होगा। जल्द ही मंदिर शिफ्टिंग का कार्य शुरू होगा। हाँ सर, ये प्रशासन से ये सहमति बनी है, जगत के हित के लिए वो कह रहे हैं रोड चाहिए सर चौड़ी। हाँ सर, उसके लिए फिर हमने भी कहा फिर रोड तो जगत के लिए ही है, सभी चलेंगे उसमें, हैं जी। इसीलिए हम भी मान गए हैं कि ये मंदिर की जगह दे रहे हैं, आपकी इधर शिफ्ट कर देंगे। हमने कहा चलो भगवान का कार्य है, सरकार का काम है, इसको हम रोक नहीं सकते, बड़ा काम है ना। किधर शिफ्ट होगा? ये अपना बाजार के इधर, या आप ये जगह दे दिए सर इन्होंने, इसके इधर आपका मंदिर, ये दर्शन होंगे फिर यहाँ पे। मैं एक पवित्र धार्मिक स्थान जो कालूसिद्ध मंदिर है, जिसकी बहुत पौराणिक मान्यता भी है और लोगों में बड़ा आस्था का केंद्र भी है। तो जिला प्रशासन विगत कई समय से मंदिर समिति के लोगों के संपर्क में था और उनसे वार्ता हुई है। बाबा जी आए हैं बरेली से और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में उन्होंने अपनी सहमति दी है कि इसको आस्था को देखते हुए, यहाँ के श्रद्धालुओं की इसमें आस्था को देखते हुए और पौराणिक महत्व को देखते हुए इसको वो यहाँ पर बगल में ही जो हम लोग ज़मीन उपलब्ध करा रहे हैं यहाँ पर रिलोकेट किया जाएगा। और ये से माननीय न्यायालय के आदेशों की भी पालना होगी और जो हमारी धार्मिक मान्यता है उनका भी। वहीं लोहाघाट नगर पालिका में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां नगर के प्रमुख मार्गों पर लगे हुए शहीदों के नाम के बोर्ड अब नालियों में पड़े हुए हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। निवर्तमान सभासद राजकिशोर शाह और अन्य लोगों ने कहा कि उन शहीदों के नाम का घोर अपमान किया जा रहा है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। नगर पालिका लोहाघाट द्वारा विगत वर्षों में अमर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम कुछ मार्गों पर इनके नाम के बोर्ड लगे और मैं देख रहा हूँ कुछ समय से इनकी कोई देख रेख नहीं हो रही है। आज बिस्टी जी, आपको हमने उदाहरण के लिए एक बोर्ड दिखाया जो ये नाली में पड़ा है और हमें काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि ये कॉलेज मार्ग है, यहाँ से छात्र छात्राएं जाते हैं आते हैं और सभी लोग इसको देख रहे थे। ये अमर शहीद मोहनचंद्र जोशी जी के नाम का बोर्ड लगा है जो कि अभी फिलहाल नाली में पड़ा। रुड़की के पिरान कलियर में गढ़वाल उपायुक्त RS रावत और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने इलायची दाना निर्माण इकाई और सोहन हलवा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान फैक्ट्री में कई अनियमितताएं पाई गई है। इलायची दाना निर्माण में सोडियम हाइड्रोसल्फाइड केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। लगभग 20 किलो इस केमिकल को वहां से बरामद किया गया और जिसका सैंपल भी जांच के लिए भेज दिया गया है। काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर जो है कुछ मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, तो वो और मिठाइयों का जो बनाए जाने का जो प्रोसेस है वो कुछ संदिग्ध है। तो इसीलिए जो है शासन स्तर से अपर सचिव जो स्वास्थ्य है मैम वो आई थी इसकी जांच में और हमारे इधर हरिद्वार की FDA की टीम इस संयुक्त रूप से हमने जो है इसमें कार्रवाई की। तो मौके पे हमने जो है बहुत ज़्यादा इस पर जो है साफ़ सफाई नहीं मिली, बहुत ज़्यादा गंदगी है जो हमारे फूड सेफ्टी एक्ट शेड्यूल 4 का जो है उल्लंघन है और इसी के तहत जो हम इनके नोटिस दे रहे हैं। इनके पास लाइसेंस भी नहीं मिला है और नमूने भी इनके जो है जाँच हेतु लिए जा रहे हैं। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार।
केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी के भीतर टिकट को लेकर मचा घमासान। ऐश्वर्या रावत के दिल्ली में डेरा जमाने की खबरें तो कुलदीप रावत पर कांग्रेस ने डाले डोरे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नेताओं से लिए गए सुझाव, आपसी गिले शिकवे दूर कर जीत के लिए तैयार कांग्रेस पार्टी। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव को मिला सेवा विस्तार। धामी सरकार ने बढ़ाया 2 साल का कार्यकाल। कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा सेवा विस्तार के नियम का दुरुपयोग कर रही सरकार। और उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर हो रहा बवाल। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज के छात्रों ने किया हंगामा। चुनाव की तारीख का ऐलान होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी।